काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि किसके पास कितना माल है, और उसके बाद वो गैंगस्टर उनको फोन करता है और वसूली की जाती है। उसमें विजय बंसल का नाम आएगा, राजेश का नाम आएगा जो गगन स्कूल वाले हैं, गुरचरण बिल्डर्स का नाम आ ही चुका है, पूर्ण स्टोर का आएगा, एक गोलू रंजन आएगा, ऐसे कई नाम आएंगे। और ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विधायक से जुड़े रहे हैं। और बातचीत में आप ये भी सुनेंगे कि वो कहता है कि मैं आपको नंबर दे दूं, तो गैंगस्टर कह रहा है कि उत्तम नगर के सारे नंबर मेरे पास है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये खुला खेल जो आम आदमी पार्टी के विधायक खेल रहे हैं, निस्संदेह इसमें जांच एजेंसी को तुरंत जांच भी करनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो सही जगह इनकी सलाखों के पीछे वहां भिजवाना चाहिए। दिल्ली को विशेष रूप से अपराधियों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो ये तार वहां से भी जुड़ते हैं, और इसलिए आज जो खुलासा गौरव जी ने किया है, ये अपने आप में हमारा ये मानना है कि जमानती पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती, अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली का क्या होने वाला है। तो इस वार्ता के माध्यम से तो हम निवेदन करेंगे जांच एजेंसी से भी कि जो साक्ष्य आज यहां दिए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे आपराधिक छवि वाले विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कोई प्रश्न हो अगर पहले इस विषय पे? मेरा एक सवाल है हाँ जी। सुमन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। कल एक प्रोफेसर ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पूछा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सैलरी मिल नहीं रही है, डॉक्टर को सैलरी मिल नहीं रही है, एनआरटी का पूरा हाल है, गुंडागर्दी की बात आपने कर ली, क्या है कि रिपोर्ट पे एमडी ने कह दिया कि आप रिपोर्ट को टेबल पे कीजिए। तो इसमें एक सवाल उठता है कि आर्टिकल 355 लगा के केंद्र सरकार इनकी निगरानी क्यों नहीं है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबसे पहले तो संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि चुनाव की बेला है, कुछ महीने की बात बची है, और जनता जनार्दन होती है। जनता जब इंसाफ करती है तो ऐसी चोट लगती है अपराधी को, वसूली वाले को, कि वो हमेशा याद रखता है। और इसीलिए प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनकी जो काला चरित्र है और जो वसूली चरित्र है ये आपके समक्ष रखें। और ये गलत नहीं होगा कहना कि आज पापी आपकी सरकार मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना नहीं चला रही है। ये कोई चला रहा है तो गैंगस्टर, क्रिमिनल्स, फिरौतीबाज, और ये चिंता का विषय है। और अगर अरविंद केजरीवाल अगले 24 घंटे में इस पे कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह की जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें लिप्त है, और उनके कहने पे ही यह किया जा रहा है। और जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो मैं इतना जरूर कह दूंगा, किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं यहां पे, 355 भी एडवाइजरी रोल है संविधान में। 355 और 356 का जो रोल है यह संवैधानिक एक ताकत है जिसको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं जिसका ये क्षेत्र अधिकार है वही व्यक्ति इस पे टिप्पणी करे तो बेहतर रहेगा। एक सवाल है, आपने गैंगस्टर के बारे में नहीं बताया। आम आदमी पार्टी जो उसके बारे में बता रही थी कि लॉरेंस को धमकाता था, केजरीवाल ने भी कहा था, तो क्राइम पर दिल्ली की राजनीति अब चलती आ रही है कि कौन क्राइम को ज्यादा है। गैंगस्टर का नाम जब आपको ऑडियो क्लिप्स भेज दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी से जो तथ्य आपके समक्ष रखे हैं वो इसलिए ही रखे हैं कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये जानकारी ले कि किस तरह के खतरनाक गैंगस्टर के साथ
दिल्ली की सरकार व्यवहार रखती है, रिश्ता रखती है, घनिष्ठता रखती है और नागरिकों को धमका रही है। मेरा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। पिछली बार एक जिसका जिक्र गौरव जी ने किया था कि एक वीडियो ऑडियो लीक हुआ था, आप उस घटनाक्रम को भी जोड़ लीजिएगा। जैसे ही वो ऑडियो लीक होता है, नरेश बालियान अगले 20-22 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, दिल्ली छोड़ के गायब हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा जांच एजेंसियों को कि आज के बाद कहीं वो फरार तो नहीं होने वाला। There are two parts of my question. First being that the Aam Aadmi Party has been saying this that and they have been attacking Home Minister, saying that the Delhi police surrender him and law and order have deteriorated in Delhi. Arvind Kejriwal, Apishi, they both raised this issue. And how do you see that? Because law and order would be a big issue in run-up to the election, given the fact that how you have also released a video. Secondly, sir, will you be giving this particular tape to Delhi police? क्या आप लेटर लिखेंगे? क्या कंप्लेन करेंगे? बिल्कुल जांच एजेंसी को भी देंगे, वैसे पब्लिक डोमेन में है, वो खुद भी सुमोटो ले सकते हैं। और दिल्ली में अगर कोई विषय है तो भ्रष्टाचार है, टूटी हुई सड़कें और गड्ढा है, बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, गंदा पानी है जिससे पिछले 1 साल में सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग मरे हैं, बहता हुआ सीवर है, यमुना है। इन विषयों से भागते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, जो मूल प्रश्न है, जो फंडामेंटल प्रश्न है, क्या ऐसी पार्टी के कन्वीनर को कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाने का कोई नैतिकता बची है या नहीं, जिसकी पार्टी में स्वयं गैंगस्टर, फिरौतीबाज, घोटालेबाज, एलिज्ड रेपिस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अपराधी स्वयं बैठे हैं, वो कैसे किसी और पे उंगली उठाएगा? और स्वयं कन्वीनर, मैंने हमेशा कहा है, जेल वाले सीएम अब बेल वाले कन्वीनर हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे पे उंगली उठाएगा। और हां, एक तथ्य जरूर बता दूंगा, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी प्रेस वार्ता में ना प्रामाणिकता थी, ना सत्यता थी। आपको उदाहरण देता हूं, नंगलोई शूटिंग की बात करी थी उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में। 24 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तारी हुई जो अभियुक्त थे और वेपन्स की रिकवरी हुई। उन्होंने उदाहरण दिया था अपनी प्रेस वार्ता पे। ये तो उनकी तैयारी है। उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी नाक के नीचे उनके इशारे पे फिरौती ली जा रही है और उनमें इतनी नैतिकता नहीं है कि बाहर निकल के बताएं कि या तो वो अपने एमएलए के साथ हैं या दिल्ली की जनता के साथ है। और दूसरा, बात हो रही थी गैंगस्टर की, तो जो गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई, इनका एक मॉड्यूल है, 9 गिरफ्तारी विभिन्न प्रदेशों में दिल्ली पुलिस ने करी है। लेकिन आज सवाल यह पूछा जाएगा कि दिल्ली पुलिस पे हमला कौन करता है? ताहिर हुसैन गुंडा, आज तक जो जेल से बाहर नहीं आया है, उसने दिल्ली दंगा भड़काया और पुलिस कर्मी को मार दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में जरा भी आत्मग्लानि नहीं थी, एक शब्द उन्होंने ताहिर हुसैन पे नहीं बोला। तो यह चिंताजनक है और इस मुद्दे को हम यहां उठाते हैं कि इनकी नैतिकता मर चुकी है और इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। गौरव जी, एक सवाल संभल से रिलेटेड है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो संभल जाना चाहता है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सारे सबूत वहां की सरकार मिटा नहीं देगी तब तक हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, इधर पापी आपकी बात करी तो उधर गुंडा समाजवादी पार्टी की बात का प्रश्न आपने पूछा है। और बहुत जिम्मेदारी से गुंडा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है
तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है, ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर, सांसद, जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम्मे पत्थर चलते हैं वर्दी पर, तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। एनी अदर क्वेश्चन? जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, उसमें राहुल गांधी खड़गे प्रियंका ने कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है। अब ऐसे में हमको चुनाव उठाने पड़ेंगे और ईवीएम की बजाय या बैलेट पेपर में ज्यादा हो, इसको लेकर पूरे देश भर में अभियान बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इतिहास के पन्नों पर पढ़ी जाएगी। ये भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। जनता इनको इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर देगी और आने वाली पीढ़ियां ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी क्या थी, ये इतिहास के पन्नों से पढ़ेगी। जब ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से ज्यादा ऐसे फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आए हैं, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ईवीएम पारदर्शिता के मामले में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मामले में बिल्कुल सही है और उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दूसरा तथ्य, वीवीपैट का मिलान होता है। आपको मालूम है सक्सेस रेट क्या है? 100%। 100% वीवीपैट के मिलाप का सक्सेस रेट इज 100%। तीसरी बात, मैं आज यहां से अपील करता हूं और बड़ी विनम्रता से करता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, यही प्रश्न था आपका। सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये सारे लोग इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे और कहें, देखिए हम ईवीएम से चुन के आए थे, हमारी सरकारें ईवीएम से चुन के आई थी, हम गलत चुन के आए थे, ये घोटाले होते हैं और हम जो है अब चुनावी प्रक्रिया में तभी हिस्सा लेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा और हम न्यायालय जा रहे हैं। यह दिखाएगा कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें आपका स्वयं का विश्वास है। और वरना अगर बातें करनी है तो बातों का क्या है? जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद होने की शपथ ले रही हैं, उस दिन खड़गे जी कह रहे हैं ईवीएम खराब है। तो मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव में कांग्रेसियों ने घोटालेबाजी करी है। राहुल गांधी जो चुन के आए, घोटालेबाजी की वजह से आए। ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये घोटालेबाजी की वजह से बने हैं। और विचित्र बात यह है, महाराष्ट्र हारने का जो इनका दर्द है वो तीर निशाने पे लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र हारे तो वहां ईवीएम खराब है, लेकिन झारखंड जीते तो लोकतंत्र की जीत है, ईवीएम बहुत अच्छी है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? धन्यवाद। बहुत यशस्वी, प्रभावी मुख्यमंत्री जनता को मिलेगा और बिल्कुल स्पष्टता से जो हमारे नियम कानून है, प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए जल्द ही फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूं अगर आपने ये प्रश्न पूछा तो ये दर्शाता है कि आपको भी उम्मीद जो होने वाले
मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से है, उसके लिए आभार, साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, जो आपने कहा फंडिंग की, जब आप बात करते हैं, हर मामले में जो जांच एजेंसी है उसने अपना कार्य किया है, और कार्य करने के बाद जब न्यायालय में आप आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन प्रतिबद्धता के तौर पे मैं बता दूं, हमारा संकल्प यह है, ऐसी कोई शक्ति रह नहीं सकती कि वो भारत को कमजोर करे। ये आदरणीय मोदी जी की सरकार है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर ये सोचेगा कि वो भारत को कमजोर कर सकता है तो ये उसकी गलतफहमी है, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। यूनुस जी के प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि जो माइनॉरिटी हिंदू है वो बांग्लादेश में बिल्कुल सेफ है, और जो भी दिखाया जा रहा है मीडिया में एक्टिव दिखाया। देखिए, बहुत गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक्स पोस्ट पे कहा था, यह चिंताजनक है कि सहिष्णु हिंदू जो सबके प्रति समर्पित रहता है उसके साथ हिंसा की जा रही है। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य को प्रताड़ित किया जा रहा है तो भारत उसकी आवाज बने। हमने देखा किस तरह से विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप